हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और जो लेक्चर है इसमें हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे चैप्टर का व्हाट इज़ डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी। क्लास 9 का सिविक्स का चैप्टर 1 है। जल्दी से इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो इस चीज़ में हमको क्या समझना है वो क्या है। तो यहाँ पर देख लोगे ये यहाँ पे तो एक वर्ड यहाँ आ रहा है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। ये एक क्वेश्चन ही बन गया व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। तो क्वेश्चन तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, तुमसे पूछा जाएगा कि डिफाइन डेमोक्रेसी। ठीक है, वाई डिफाइन डेमोक्रेसी नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा डिफाइन डेमोक्रेसी। तो क्या क्या डिफाइन करने के लिए आता है जनरली। तो डेमोक्रेसी डिफाइन करने के लिए आता है डेमोक्रेसी। दूसरा इसी के साथ साथ मोनार्की आता है, मोनार्की। इसके अलावा अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी के अलावा डिक्टेटरशिप, DICTATEO, जो भी हो डिक्टेटरशिप। जल्दी जल्दी ख़त्म करना है ना। अब उसमें क्या है, मैं एक चीज़ यहीं ख़त्म कर देता हूँ। सिंपल डेफिनेशन ये जो है यहाँ पर, ये क्या कह रहा है ध्यान से सुनो। एनसीईआरटी क्या कह रहा है, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन एनसीईआरटी ये दे रहा है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाई द पीपल। सिंपल, एकदम क्लियर कट आंसर। एक ऐसी सरकार, एक ऐसा सरकार का प्रकार, रूप, जिसमें जो रूलर्स होते हैं, जो रूल करते हैं, राज करते हैं, राज नहीं करते, सिंपली वो जनता के नौकर ही होते हैं। कहने के लिए नेता तो आजकल बड़े, जानते हो ना। बट यहाँ पे क्या लिखा है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाई पीपल। यानी यहाँ के लोग जो हैं उनको इलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं बाई इलेक्शंस। ये एक जो है डेमोक्रेसी का डेफिनेशन है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इसमें है, लेकिन हम मेन मेन चीज़ों पे बात करेंगे क्योंकि ये हमारा रिवीजन चैप्टर है, रिवीजन लेक्चर है, नॉट चैप्टर। सो दिस इज आवर रिवीजन लेक्चर। ओके, सो नेक्स्ट चीज़ क्या है कि डेमोक्रेसी में होता क्या क्या है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। पॉइंट टू, 1.2। तो एक्चुअली क्या है, डेमोक्रेसी में फीचर जो हैं यहाँ पॉइंट वाइज दिए गए हैं। पहला, हु आर द रूलर्स। इट मीन्स एक फीचर ये हुआ द रूलर्स, द इलेक्शन, द पीपल एंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये इसके फीचर्स हैं और इन फीचर्स में क्या है ये क्लियर कट हम लोग देख लेते हैं। सिमिलर डेफिनेशन यहाँ पर भी मेंशन्ड है। अरे भाई कहाँ भाग रहे हो, यहाँ पर भी सिमिलर डेफिनेशन मेंशन है, उसको नहीं देखेंगे, दूसरा ये देख लिया जाए। Who are the rulers in this definition? Which official must be elected for government to be called a democracy? Which decision may be taken by non-elected officials in a democracy? तो ये सारी चीज़ें हैं जो डेमोक्रेसी में तय की जाती है। नेक्स्ट है इलेक्शंस, ये भी इसका एक फीचर ही है। द पीपल, फीचर ऑफ डेमोक्रेसी ही है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये भी है। तो मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड पीपल, बारी बारी से हम एक एक देख लेते हैं। देखो, पहला टॉपिक ये कह रहा है कि डेमोक्रेसी वो वहाँ पे माना जाएगा जहाँ पर कोई भी डिसीजन है तो मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, मैंने इलेक्टेड पीपल बोल दिया था, जो बड़े फैसले होते हैं। जैसे मान लो अपना ही देश है, हमारे देश के अंदर बड़े से बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं, कुछ कानून पास किए जाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, बजट पास करना है। तो ये सब कुछ जो होता है ये पास होता है वहाँ के लीडर्स के द्वारा। और वो भी लीडर्स ऐसे वैसे नहीं है कि कोई भी ऐसे उठा और जा करके पार्लियामेंट में बैठ गया। ये वही लीडर्स हैं जिनको हम, जनता जो है वो चूज करके भेजता है, भेजती है जनता ना, भेजता नहीं है। ओके, सो यहाँ पर क्या है, ये कुछ स्टोरीज वगैरह हैं तो मैं अभी ये नहीं कहूँगा, ये नहीं बताऊँगा। पाकिस्तान की स्टोरी यही है कि पाकिस्तान में बहुत बार मिलिट्री कू हो चुका है। पाकिस्तान में सरकार बनती है और सरकार को मिलिट्री हटा देती है, फिर मिलिट्री कमांडर बैठ जाता है, तो ये सब चलता रहता है। बाकी नेक्स्ट 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 पाकिस्तान की स्टोरी मैं कभी क्लियरली बता दूंगा, मैं बस अभी मेन मेन पॉइंट्स कवर कर रहा हूँ। यहाँ पर एक वर्ड है, सेंटेंस है, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि उनके हाथ में ही पावर होनी चाहिए जिनको लोगों ने चुन के भेजा है, तभी वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाएगा या डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहलाएगा। अगर उनसे पावर छीन करके कहीं किसी और को दे दिया गया तो वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। और यही एग्जाम्पल जो है वो पाकिस्तान के एग्जाम्पल से ये दिखाना चाहता था। पाकिस्तान में क्या हुआ, जनता की चुनी हुई सरकार थी, उसको आर्मी ने हटा दिया कुछ एलिगेशंस लगा के, और बाद में आर्मी खुद बैठ गई अपने हाथ में पावर लेके। तो पाकिस्तान अपने आप को डेमोक्रेसी कहता है पर रियलिटी में वो है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। देखो, पहला जो था ना वो ये था फीचर, अब हम फीचर की बात कर रहे हैं। पहला फीचर ये था, मेजर डिसीजन बाई इलेक्टेड पीपल वाले में आया था ना। ठीक है, दूसरा जो इसका फीचर है वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब देखो, एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, डेमोक्रेसी किसी भी देश के अंदर तब एग्जिस्ट करती है या किसी भी गवर्नमेंट के अंदर तब एग्जिस्ट करती है जब वहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन हो। ये कैसे होता है, हमारे यहाँ देखोगे एक बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI।
इस पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो अगर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बता दो अभी के लिए। और इनके नीचे दो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, बाकी इनके नीचे भी बहुत सारे होते हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये सेंट्रल बॉडी है, यानी सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे जो इलेक्शंस होते हैं लोकसभा और विधानसभा के, यही कराता है। इसके अलावा हर स्टेट में एक इलेक्शन कमीशन होता है, उसको स्टेट इलेक्शन कमीशन बोला जाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। इनका काम होता है कि जो लोकल लेवल गवर्नमेंट है उनके चुनाव करवाना, यानी ग्राम पंचायत के, जिला परिषद के, ब्लॉक समिति के, या सिटीज़ टाउन्स के अंदर चेयरमैनशिप के, मेयरशिप के, ये सब चुनाव जो होते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। बाकी विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, इट मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इन सभी का चुनाव जो करवाएगा वो कौन कराएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब एक बात समझो, ये जो कह रहा है फ्री एंड फेयर, यानी एक तो बिल्कुल फ्री होना चाहिए, इसमें पैसा वैसा नहीं देखना चाहिए, देखना मतलब लेना देना वाला बात है। ऐसा ना हो कि तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा है तुम्हारा वोट ज़्यादा हो, जिसके पास कम पैसा है उसका वोट कम हो, जिसके पास पैसा नहीं है उसका वोट हो ही नहीं, ऐसा नहीं होता। दूसरा है फेयर, कहना ये चाहते हैं कि जो इलेक्टोरल कंपटीशन होगा, यानी लोगों के बीच में जो होड़ मची है कि हम लीडर बनेंगे, हम लीडर बनेंगे, ये फ्री एंड फेयर होता है। यहाँ पर ये किसी भी टाइप का पक्षपात नहीं किया जाता है, ये ज़रूरी है। और इसके लिए ज़रूरी क्या है कि हमारे पास जो बॉडी है जो इलेक्शन करवाती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो। इसीलिए देखोगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो इसका मेन हेड व्यक्ति जो बैठता है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इस व्यक्ति को इस देश के अंदर हटाया ही नहीं जा सकता। इसके वो हटाने के लिए इम्पीचमेंट लाना पड़ता है, यानी महाभियोग लाना पड़ता है। इम्पीचमेंट पे कभी बात करेंगे, बस इतना रट लो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो किसी के दबाव में काम नहीं करती। प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट के ऑफिस से भी उसको ऑर्डर्स वगैरह इशू नहीं होते हैं, बस हाँ दिखावे के लिए ऑर्डर इशू होता है। बट कोई भी राजनीतिक या कोई भी नेता, प्राइम मिनिस्टर हो, गृह मंत्री हो या डिफेंस मिनिस्टर हो, कोई भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता और ना ही इनसे वो लोग कोई अपने ज़बरदस्ती काम करवा सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर जो सबसे चीफ होता है, जो यहाँ पर चीफ होता है, वो चीफ जो होता है वो अ, उसको हटाना लगभग इम्पॉसिबल सा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर उसको मान लो हटाया जाता ना किसी पार्टी द्वारा, किसी नेता द्वारा, किसी को पावर मिल जाती हटाने की, तो कहीं न कहीं वो क्या होता कि उसको हमेशा डर होता कि मैं अपना पद खो दूँगा, तो वो किसी एक पार्टी के पक्ष में काम करता, फिर गड़बड़ हो जाती। ओके, तो दूसरा टॉपिक भी हमारा हो गया। इसके बाद से और क्या है भाई? हाँ, तीसरा इसका क्या है? ये यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव द फेयर चांस ऑफ लूजिंग। अब इसका मतलब क्या हुआ? भाई देखो, इलेक्शंस जो होते हैं वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए, इसमें किसी टाइप का कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, किसी के ऊपर कोई फोर्सफुली किसी से वोट वगैरह नहीं ले सकता, पैसे से खरीद नहीं सकता। ये ऐसा होना ज़रूरी है क्योंकि कोई व्यक्ति अभी सत्ता में है, उसको हारना भी उसका ज़रूरी है। अगर वो हमेशा सत्ता में बने रह गया, अगर एक व्यक्ति है जिसको पता चला कि हम कभी हारेंगे ही नहीं, तो वो मनमाने तरीके से पावर का इस्तेमाल शुरू कर देगा। ही विल स्टार्ट यूजिंग द पावर आर्बिट्रेरीली, पता नहीं कैसे लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज़ क्या है? नेक्स्ट है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। ये भी एक फीचर ऑफ डेमोक्रेसी ही है। डेमोक्रेसी के अंदर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर व्यक्ति को एक वोट मिले और उसकी वोट की वैल्यू एक मानी जाए। ऐसा नहीं है कि अंबानी जी हैं तो उनके वोट की वैल्यू 1 लाख मान ली जाएगी, और एक गरीब व्यक्ति है जो मोची है, जो दिन में 500 रुपये कमाता है या 400 रुपये कमाता है, उसकी वोट की वैल्यू जो है वो बहुत कम मान ली जाए। वन पर्सन को वन वोट ही मिलेगा, उसकी वन वैल्यू ही काउंट होगी, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो। इस देश का नागरिक है, 18 साल से ऊपर की उम्र है, तो उसके वोट की वैल्यू वन ही काउंट होगी, वो चाहे कितना अमीर हो कितना गरीब हो, फर्क नहीं पड़ता। और ये ज़रूरी भी है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है? इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। ये बात हम कर चुके हैं। व्हाट व्हाट्स नेक्स्ट? रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। जिम्बाब्वे में एक स्टोरी यहाँ पे बता रखा है। जिम्बाब्वे की कहानी है। तो जिम्बाब्वे की कहानी मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसको पढ़ लेना, छोटी सी स्टोरी है, बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। काम की चीज़ है। समरी डेफिनेशन ये है, डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल, वही घिसा पिटा डायलॉग। ओके ओके। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे और है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट्स। देखो, डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है ना
कि संविधान के हिसाब से सब कुछ काम किया जाए। ऐसा नहीं है कि मनमाने कुछ भी कर देंगे, हम प्राइम मिनिस्टर बन गया तो कुछ भी कर देंगे। भाई उसको संविधान की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, लिमिट्स में रह के काम करना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि वहाँ के लोगों के अधिकारों को भी छीनना नहीं है, उनके अधिकार उनको दे के रखने हैं, मतलब उनके अधिकार उन्हें प्रोवाइड करने हैं। और ऐसा ना हो कि आपके हाथ में बहुत ज़्यादा पावर है, प्राइम मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं या कोई बहुत बड़े पद पे मंत्री हैं, तो आप उस पद का मिसयूज़ नहीं करेंगे। लोगों के राइट्स जो हैं वो उसको लोगों के पास रखा जाएगा, दिया जाएगा। अब क्या है, ये लास्ट में मेन अगर डिटेल में डेफिनेशन दी हो जाए तो अकॉर्डिंगली डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल and take all major decisions. Elections offer a choice and fair opportunity to the people to change the current rulers. ये हमने देख लिया. This choice and opportunity available to all and people on an equal basis. ये भी देख लिया. Gender, religion, caste बेस पे कोई भी स्पीड ज़्यादा हो गई है ना. जेंडर, रिलीजन, कास्ट और पैसे वैसे पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता. Exercise of all this choice leads to a government limited by basic rules and constitutional citizens. फाइनली आई थिंक नहीं 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 वाई डेमोक्रेसी भी है भाई. अरे भैया, अरे भैया तो और बड़ा है. मैं तो भूल ही गया, तो मुझे लगा ख़त्म हो गया और हमारा 11 मिनट हुआ है. ओके. हाँ, दूसरा क्वेश्चन सबसे बड़ा बनता है वाई डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी के ऊपर बहुत सारे डिबेट्स होते हैं. कुछ लोग डेमोक्रेसी की अच्छाइयाँ गिनाते हैं, कुछ लोग बुराइयाँ गिनाते हैं. तो अच्छाइयाँ गिनाने के लिए यहाँ पर बहुत सारा लिखा हुआ है. आर्गूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, आर्गूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी. अब देखो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में आर्गूमेंट्स क्या है. डेमोक्रेसी में ये कहा जाता है कि लीडर्स जो हैं वो बार बार बदलते रहते हैं. जैसे हमारे यहाँ हर 5 साल में चुनाव होता है तो बदलते रहते हैं. तो इसकी वजह से क्या होता है कि स्टेबिलिटी नहीं आती है. एक सरकार लगातार काम नहीं कर पाती है. तो काम जो है, मान लो एक सरकार ने कुछ शुरू किया ब्रिज बनाना, दूसरा है तो उसने तोड़वा दिया. तो ये सब होता रहता है. दूसरा है डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले. ये भी है. इसमें मोरालिटी कम देखी जाती है, नेतागिरी ज़्यादा की जाती है, पावर दिखाया जाता है. हमारे पास यही भौकाल है, हऊ भौकाल है, जानते ही हो भाई, भौकाली आदमी है. चच्चा विधायक हमारे होता है ना, जा रहे हैं गाड़ी से, पुलिस वाला पकड़ लिया, पता चले पुलिस वाले का ट्रांसफ़र ही करवा देते हैं. यही सब होता है. सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिले. एक और बात इसमें यह है कि लोगों के मत लेने होते हैं, तो इसलिए डिसीजन लेने में काफ़ी टाइम लगता है. इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल. हाँ, जिनको हम चुनते हैं वो उनको रियलिटी में, मतलब बहुत सारे मामलों में देखा गया है कि एक्चुअल में उनको पता नहीं चलता कि हमारी जनता की प्रॉब्लम क्या है या फिर जनता चाहती क्या है. और मनमाने कुछ भी वो लोग कभी कभी डिसीजन ले लेते हैं अपने बेसिस पे. ये भी गड़बड़ है. डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन. हाँ, करप्शन होता है इलेक्टोरल कंपटीशन में. देखता हूँ ना, रातों रात पैसे बट जाते हैं भाई साहब. अब मोदी जी देख रहे हो, फ्री में राशन बंटवा देते हैं. अभी इलेक्शन आ रहा है ना, फ्री में तेल भी बटेगा. ठीक, मजाक सपाट, ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है. तो ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम. हाँ, आम जनता को थोड़ा सा जागरूक नहीं है आम जनता. डेमोक्रेटिक जो हमारे यहाँ सरकार है सिंपली, तो सरकार की क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं, जनता के क्या क्या राइट्स हैं, ये सब हम लोगों को पता नहीं है. तो हम लोग थोड़ा सा क्या एक्सप्लॉइटेड फील करते हैं कि हमारा एक्सप्लॉइटेशन हो गया. अब आर्गूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी क्या है ना, डेमोक्रेसी की अच्छाइयाँ क्या है, तो बुराइयाँ थी. अच्छाइयों में यहाँ से शुरू करेंगे. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अकाउंटेबल का मतलब क्या है, जिम्मेदार है. जिम्मेदार ऐसे है कि देश के अंदर अभी देखो कोरोना वायरस फैला हुआ था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, अपना पैसा लगा करके वैक्सीन बनवाया, और वैक्सीन बनवा करके क्या किया, सबको फ्री में वैक्सीन प्रोवाइड किया. इसके अलावा कोई फ्लड वर्ड आ जाए तो देखते हो सरकार वहाँ राहत सामग्री भिजवाता है. तो डेमोक्रेसी में वेलफेयर ऑफ पीपल पहले देखा जाता है. ये नहीं देखा जाता कि हमारी सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी, वो सेकेंडरी है. पहले वेलफेयर ऑफ द पीपल. ये आर्गूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी है. अभी कहोगे कि कॉन्फ्लिक्ट हो गया. सेकंड क्या है, बहुत सारे लोगों को क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट करना पड़ता है डिसीजंस लेने के लिए. तो इससे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग क्वालिटी जो होती है वो इम्प्रूव होती है, वो सुधार होता है उसमें. एक और चीज़ यहाँ पे है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. देखो डेमोक्रेसी में क्या है ना कि सब लोगों को मौका मिलता है, सबको बराबर माना जाता है. तो इससे क्या होता है कि लोगों के बीच में जो भेदभाव है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, विवाद हैं, इसको सुलझाने का एक मौका भी मिलता है. सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे होते हैं, एक बराबर होते हैं. तो वहाँ पर ऊंच नीच नहीं देखा जाता. यहाँ देखा जाता है भाई तुम भी बराबर, हम भी बराबर. एक वोट है, एक वैल्यू है, एक पर्सन है. नेता तुम भी बन सकते हैं, नेता तुम भी बन सकते हैं, चाय बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर बन सकता है. अब सोच लो क्या ही हो सकता है. तो डेमोक्रेसी में ये भी रास्ता खुला है. बाकी डेमोक्रेटी इन्हांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन. कैसे, लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाता है. भाई देखो, एक गरीब व्यक्ति है, वो जा रहा है वोट दे रहा है, उसकी वोट की वैल्यू भी काउंट हो रही है 1. और एक अंबानी जी हैं, वो भी जाके वोट दे रहे हैं, उनके वोट की भी वैल्यू काउंट हो रही है 1.
मतलब अंबानी जी के बराबर लाके बैठा दिया उस गरीब आदमी को, सोचो। तो इंसान की डिग्निटी यानी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना, उसको ये बढ़ावा देता है, इम्प्रूव करता है। फाइनली डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। डेमोक्रेसी में अगर कुछ कमियां हैं या फिर पिछले पास में कुछ गड़बड़ियां हो गई हैं, तो ये हमको मौका देता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक बार जो हो गया वो चेंज नहीं हो सकता। भाई साहब, यहाँ चेंज होता है, मेजोरिटी बेसिस पे डिसीजन लेके सब कुछ चेंजेस लाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। नेक्स्ट, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी यहाँ पर क्या है भाई, देखो ये मैं नहीं बताऊंगा, ये पढ़ लेना, 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। खत्म करते हैं यहीं पे। सो बाय, थैंक यू सो मच। ये चैप्टर खत्म होता है, अगला चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन जल्दी ही मिल जाएगा। जय हिंद।